नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके पास है। आपकी वो ज्योग्राफी वाली जो अपन MQ करवा रहे थे, वो हमने पिछली क्लास में लगभग 65 क्वेश्चन आपको निकलवा दिए थे। आज हम उससे आगे निकलेंगे। दोस्तों, ये हमने होली के एक दिन पहले देखा था और फिर आपने देखा ही है, होली के त्यौहार में पूरा देश, हम हो आप हो, पूरा देश ही, भारतवर्ष ही होली और धुलंडी के त्यौहार में डूब गए। अब आज से वापस हम ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अगर नए हो तो भाई साहब एक बार सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और लाइक तो करना ही करना है, और भाई साहब आपको शेयर भी करना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। देखो, अपने ये 65वां क्वेश्चन देख लिया था कि राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल में किस भाग के अवशेष है। आपको ये पता चल गया था कि ये भाई साहब किसका है, तैतीस सागर का अवशेष है। यहां तक हमने देख लिया था। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके चैप्टर के अनुसार नहीं बनाया गया हो। राजस्थान का जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में जितनी भी बातें आ सकती है वो सभी इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका सोल्व। आप चाहे नोट्स पढ़िए या क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बात एक ही रहेगी। और लगभग पहले ही अपन इंट्रोडक्शन में 200 से ऊपर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि आप हर प्रकार से किसी भी राजस्थान से संबंधित एग्जाम को क्रैक कर सके। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका था। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो देखिए, बाड़मेर के सिवाना, कौन सा भाई, सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? क्या 56 की पहाड़ियां कहलाती है, या नाकोड़ा की पहाड़ियां पर्वत कहलाती है, या ए बी दोनों, या आडा वाला पर्वत कहलाता? आपने देखा है कि जो बाड़मेर में स्थित, वर्तमान में बालोतरा में, बाड़मेर में स्थित ये पहाड़ियां, चाहे इसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और 56 के नाम से भी जाना जाता है। 56 का मैदान अलग होता है और 56 अकाल अलग होता है। और ये कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां। तो याद रखिएगा, दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, सही है। यानी कि 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है और नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त ये सही रहेगा। हर बचा है आडा वाला। तो आपको पता है आडा वाला पर्वत है वो बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। इस चीज का आपको याद रखना है। चलिए, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है? यहां पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन पूछा गया है। क्या श्रीगंगानगर में, या बांसवाड़ा में, या धौलपुर में, या जैसलमेर में? अगर हम सीधा सा सिंपल सा यहां पर बात करें तो आपको पता है, ये जो अपना राजस्थान है भाई, देखिएगा, इस राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये यहां पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें यानी कि बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी कहां पर होगी? गंगानगर में। या यूं कह लीजिएगा कि ये भूमध्य रेखा मानिएगा आप, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती है हमेशा सीधी पड़ती है, हमेशा सीधी। और इससे आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे तो याद रखना है भाई, फिर तिरछापन होता जाएगा। कहां से? कर्क रेखा से आगे की ओर। तो कर्क रेखा से आगे की ओर का तात्पर्य, यहां बांसवाड़ा में से कर्क रेखा गुजरती है तो यहां पर तो सबसे सीधी होगी, और गंगानगर में क्या होगी? तिरछी होगी। तो यहां पर अपना सर्वाधिक तिरछापन आंसर के लिए बोला जा रहा है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप समझ गए होंगे, श्री गंगानगर। कौन सा होगा भाई? श्री गंगानगर आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप भैया इसको शेयर कर दीजिए भाई, कंजूसी ना करे शेयर में। देखो भाई, यहां पर अगर हम बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? क्या लगभग 1/3 है, या 1/2 है, या 1/4 है, या 2/3 हिस्सा? आप सभी को पता है, राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र रेतीला मरुस्थल के अंतर्गत आता है, यानी कि रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। और इसी कारण राजस्थान की जो
भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विपरीत पाई जाती है। और राजस्थान का आपको पता है 61.11%। कितना भाई? 61.11%। 61.11% क्या पाया जाता है भाई? रेगिस्तान पाया जाता है। यानी कि कितना? लगभग 2/3 भाग। कितना भाई? लगभग 2/3 भाग। तो ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 61.11%। 61.11% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61.11% भाग रेगिस्तान यानी कि टीले पाए जाते हैं। चलिएगा आगे हम बात करें तो देखो दोस्तों, देखिएगा राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? आपको पता है कि किसी भी देश का मानक समय किससे निर्धारित होता है? देशांतर से होता है। अगर किसी भी देश में किसी भी स्थान की जलवायु जानने हो तो उसके लिए हमें अक्षांशों का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि किसी भी देश का अगर समय जानना हो तो उसके लिए हमें देशांतरों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको पता है राजस्थान का जो मानक समय है वो कौन से देशांतरों से? तो देखिएगा भाई, पूर्वी देशांतरों से। किससे भाई? पूर्वी देशांतरों से। ये याद रखिएगा, आगे अगर आएगा तो इसकी बारे में बात करेंगे। पूर्वी देशांतरों का सीधा सा अर्थ है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आपने देखा इधर पश्चिमी गोलार्ध और इधर कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। और आपको पता है आपका जो राजस्थान है, राजस्थान वो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यहां पर केवल देशांतर की बात हो रही है, न कि अक्षांश की। अक्षांशों की अगर हम बात करें तो हम उत्तरी गोलार्ध का प्रयोग करते, लेकिन देशांतरों के बारे में बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे? पूर्वी गोलार्धों की बात करेंगे। इसी कारण याद रखना है राजस्थान है वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत मानक समय रेखा निर्धारण। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो कि राजस्थान का समय है कितने डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा माना गया है, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए, 82.5। कितना? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया है? मानक समय रेखा माना गया है, जो राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की भी मानक समय रेखा माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें हम देशांतर रेखाएं कितनी होती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है कुल देशांतर रेखाएं। अगर एक गोलार्ध की बात की जाए तो ये जो एक गोलार्ध में यानी पूरी गोलार्ध में 180। कितनी? 180। चलो भाई ऐसे सी ठीक है, 180। और अगर इधर बात की जाए पश्चिमी गोलार्ध में तो इधर भी 180 पाई जाती है। और कुल मिलाकर कितनी होती है? 360 देशांतर होते हैं। क्लियर है? तो 360 देशांतर होते हैं। आगे हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? क्या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, या विषुवत रेखा कहा जाता है, या भूमध्य रेखा कहा जाता है, या मकर रेखा कहा जाता है? थाने सभी न बेरो है भाई। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये ग्रीनविच क्या है? एक इंग्लैंड का शहर है जहां से होकर ये रेखा गुजरती है, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को कहा जाता है। भूमध्य रेखा आपको पता ही है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। और मकर रेखा आपको पता ही है 23.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रिट के मेंस की तैयारी करना चाहते हो और केवल राजस्थान जीके का, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है राजस्थान जीके का, लगभग अगर हम लेवल 1 या लेवल 2 में बात करें तो 65 60 से लेकर 65 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं।
अगर आप उड़ान क्लासेस से तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। और आपको खुद को पता है राजस्थान जीके का मंगल राम चौधरी कोई क्वेश्चन आपका क्या नहीं होने देगा, गलत नहीं होने देगा। और उसी के साथ अगर आप प्री बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे उड़ान क्लासेज के ऑफलाइन बेस से जुड़िएगा, आपकी धमाकेदार तैयारी की जाएगी। और क्योंकि आपको पता है ये जो प्री बीएसटीसी है ये आगे आने वाली जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही जो बच्चा है 12वीं का वो एक ऐसी दिशा की ओर जाता है, अगर उसका प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है तो आराम से वो टीचर की रूपरेखा तैयार कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे ऑफलाइन बेस से जुड़ते हो तो तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं क्या 180 होती है या 361 होती है या 181 होती है या 180 होती है? थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग टाइप से आपको बताऊं तो याद रखिएगा दोस्तों। देखो, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा अगर हम बात करें तो आपको सभी को पता है जो अक्षांश होते हैं वो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और बात आपको इसके रूप में विभिन्न क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं, देखिएगा आप। कुल अक्षांश, तो दोस्तों जो कुल अक्षांश होते हैं वो आपको पता है 180 होते हैं। कितने होते हैं? 180 होते हैं। याद रखना, कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो याद रखना है दोस्तों 178 होती है। कितनी होती है? 178 होती है। कुल अक्षांश भू मध्य रेखा सहित तो याद रखना है 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181 होते हैं। उसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाए कुल अक्षांश भूमध्य रेखा सहित तो ध्यान में रखना 179 होते हैं। तो ये आपके लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर हो गया है। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। कुल अक्षांश, केवल कुल अक्षांश की बात की जाए तो कितने रहेंगे? 180 रहेंगे। कितने रहेंगे? 180 रहेंगे। कुल अक्षांश रेखाएं किन की बात की जाए? अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो वो रहेगी आपकी कितनी? 178। और कुल अक्षांश भूमध्य रेखा सहित बात कर लिए जाए तो याद रखना 181 रहेंगे। और कुल अक्षांश भूमध्य रेखा सहित बात कर लिए जाए तो याद रखना यहां पर रेखा अक्षांशों की नहीं भूमध्य रेखा सहित बोला गया है तो 179 रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सॉल्यूशन आपका आराम से जो अपने मेन क्लास चलती है उसमें देख लेना। सामान्य दृष्टि से ये पता चली गया होगा आपको। अब चलते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, यहां पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो अक्षांश रेखाओं में से क्या 180 होती है? नहीं। 361 होती है? नहीं। तो याद रखना 181 होती है। होती है और 180 होती है। तो इस चीज का ध्यान में रखना। यहां पर अक्षांश रेखाओं की बात की है तो इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है। वहां पर हमने विश्लेषण पीछे करे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है? याद रखना है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। याद रखना है, विषुवत रेखा को भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच को अक्षांश नहीं बल्कि देशांतर कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ए व बी दोनों ही आंसर क्या रहेंगे? सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिएगा यहां पर क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ये अपना क्वेश्चन है, उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, कौन कहलाती है भाई? क्या कर्क रेखा कहलाती है, या मकर रेखा कहलाती है, या विषुवत रेखा कहलाती है, या भूमध्य रेखा कहलाती है? आप सभी को पता है कौन सी कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। और बात करें मकर, तो ये दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गई। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को पीछे हम देख ही चुके हैं। मकर रेखा कहलाती है, तो याद रखना है, मकर रेखा कहलाती है दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है? दक्षिणी अक्षांश रेखा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है, तो आपको यहां पर देखना होगा दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? अगर हम बात करें राजस्थान के विस्तार की, तो आपको पता है पूर्व से पश्चिम में कितना है भाई? 869 है। कितना है? 869 है। जबकि 826 किधर है बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर 826 है। 826 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो भाई, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई कितनी है? जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई कितनी है? 93 है। क्या 168 नहीं है? क्योंकि ये तो किसके साथ है? याद रखना है, बीकानेर के साथ है। तो कौन सी है? 264 भी नहीं है, 368 भी नहीं है। बिल्कुल सही पकड़े, 464। कितनी है? 464 किलोमीटर किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और ये किसकी रेखा है? जैसलमेर की रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सभी को पता है कितनी है? क्या 89 है, या 179 है, या 69 है, या 169 है? सभी को पता है दोस्तों, 89 है। अगर हम बात करें तो देखिएगा, पंजाब 89 है। हरियाणा 1262 है। यूपी 877 है। एमपी 1600 किलोमीटर है। और गुजरात 1022 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये कितनी हो जाती है? 4850 किलोमीटर हो जाती है। क्लियरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे तौर पर राजस्थान को नहीं छूता है? देखते हैं कौन सा नहीं छूता भाई। क्या हिसार छूता है? बिल्कुल छूता है। इधर ए कहां गया रे? भिवानी बिल्कुल छूता है। आपको पता ही है भिवानी हरियाणा का है, और हिसार भी किसका है? हरियाणा का है। और झाबुआ मध्य प्रदेश का है, भुज गुजरात का है। लेकिन क्या नहीं होता? छूता नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, भुज डायरेक्ट किसको नहीं छूता है? राजस्थान को नहीं छूता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और किससे भी लगती है? पाकिस्तान से भी लगती है। इनमें से एक बार कमेंट बॉक्स में से जरूर बताइएगा। तब तक
मैं देख खुद बता रहा हूँ भाई, तुम्हें भी तो बताना है ना, एक बार बताइएगा। और भाई साहब लाइक और शेयर करना ना भूले यार, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो। कोई भी दिक्कत आए ज्योग्राफी में तो आप बिना कोई हिचक के हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी ज्योग्राफी है बिल्कुल कमजोर नहीं रहेगी, ये अपना वादा है, उड़ान क्लासेस का वादा है। तो देखिएगा कौन सा है भाई, आपको पता है बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। मैं इतना पूछ रहा हूं आपको, बाड़मेर की कितने किलोमीटर की सीमा गुजरात से लगती है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन भाइयों को नहीं पता है वो हमारी पिछली क्लासें जाकर देखिएगा, वहां पर इसको आराम से समझाया गया है। और जिन भाइयों से लगातार क्लास से देखते आ रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितनी है, क्योंकि पता तो चले आप देख ही रहे हो या ऐसे ही मजे ले रहे हो। तो याद रखना है बाड़मेर, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं, क्या झालावाड़ है, क्या बूंदी है, क्या टोंक है, सिरोही है, पाली है या नागौर है। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा है भाई, सिरोही, पाली और नागौर। कौन सा है, सिरोही, पाली और नागौर। ये क्या है दोस्तों, संलग्न जिले हैं, यानी कि एक दूसरे की सीमा लगते हुए जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, राज्य के निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम जमाइएगा तो इनमें सबसे ज्यादा अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम की बात करें तो सर्वाधिक तो किसका है, आपको पता है नागौर का है, फिर किसका है उदयपुर का है, और फिर किसका है चित्तौड़ का है, और फिर किसका है टोंक का है। तो पहले किसका रहेगा, नागौर का। हालांकि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अब तो डिडवाना कुचामन बन चुका है तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर उदयपुर से भी एक नया जिला बना हुआ है, कौन सा, सुलंबर। तो देखिएगा, हालांकि आप अभी तक सरकार के द्वारा प्रकाशित होने दीजिएगा आंकड़ा, लेकिन फिर भी अगर एक जिला कुचामन डिडवाना से नागौर से बना है तो दूसरा सुलंबर उधर उदयपुर से बना है, तो निश्चित तौर से संभवतः है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर परिवर्तन भी होता तो वो समय के साथ आपको बता दिया जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, पहले नागौर आएगा, बिल्कुल नागौर आ रहा है, इसमें देखते हैं, और फिर उदयपुर आ रहा है, फिर चित्तौड़ आ रहा है, और फिर टोंक आ रहा है। चलिए तो फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, सभी को पता है प्रतापगढ़ व आसपास का भाग क्या कहलाता है, कांटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कांटल कहलाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कांठल की गंगा किसे कहा जाता है। देखिएगा, अगर हम बात करें वांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र को कहते हैं, और भांगड़ आपको पता है जो सिक्कर झुंझुनू का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, भांगड़ कहा जाता है। जैसे नौहर है, भाद्रा है, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, भांगड़ कहा जाता है। उपरमाल आपको पता ही है किसे कहा जाता है, उपरमाल के बारे में आपको भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र और बिजोलिया का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उपरमाल का पठार कहलाता है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, निम्न में से गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है, राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है, गुजरात का ना। देखो भाई, क्या मेहसाणा नहीं लगता है, या साबरकांठा नहीं लगता है, और दाहोद नहीं लगता, या कच्छ नहीं लगता। आपको पता है ये तीनों ही जिले लगते हैं, लेकिन कौन नहीं लगता, मेहसाणा नहीं लगता है। तनबेरो है, गुजरात का जो 6 जिला है वो राजस्थान से लगा है, और इनमें से कौन सा नहीं है, वो मेहसाणा नहीं है। अगर बात करें दोस्तों, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से नहीं लगता है, राजस्थान से नहीं लगता है, क्या गुना नहीं लगता है, गुना तो लगता है, बस मुरैना लगता है, राजगढ़ लगता है, तो तीनों तो लगते हैं। बच्चा कौन, उज्जैन, उज्जैन नहीं लगता है।
ये आपको पता है। दोस्तों, आज हम यहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हो उसका क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन किसी कहानियां यही होगी जो यहाँ पर आपको निकलवाई जा रही है। और मैं उन सभी भाई और बहनों से कहूँगा जो हाल ही में 12वीं में एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप फागी क्षेत्र के आसपास के हैं या दूदू पास में कितने भी चाकसू कहीं पर भी आसपास में हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़िएगा। और क्यों जुड़े? क्योंकि आपको पता है लगातार 7 साल से ये प्रयासरत संस्था है और पास के क्षेत्रों में अगर इससे बेहतर कोई रिजल्ट दे तो ये आपको भी पता है, कहने की जरूरत नहीं है। और क्या खूबी है कि इन बैच में क्या है, हर सप्ताह बच्चों के लिए 1100 रुपये का टेस्ट रखा जाता है और जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं अगर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो उसे हर टेस्ट में क्या दिया जाता है, 1100 रुपये का इनाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जल्दी ही आप आसपास के हैं तो ऑफलाइन क्लास से जुड़िएगा, और अगर आसपास के नहीं है, दूर है, तो लगातार हम पास में ही मॉडल पेपर लेकर आएंगे, आप उनसे जुड़िएगा। जो भी भाई इन वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर किए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।